हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। आप सभी का स्वागत है बाबा साहब यूट्यूब क्लासेस पर। आज हम डेट है 22 नवंबर 2022 से संबंधित और वार है मंगलवार का दिन। तो हम आज के इस वीडियो में करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके हमसे मैटर हम उसमें के अंदर लेंगे। सभी अपनी कॉपी और नोटबुक और पेन के साथ में बैठ जाइए, जल्दी से जल्दी क्लास आने वाली है। और हमारी इस वीडियो का आगाज करते हैं हम किसके साथ में। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोबारा कोर्स को दोहराएंगे। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। साथ में ही नोटबुक पेन लेके बैठ जाएंगे। और हमारा पहला प्रश्न आ रहा है। तो पहला प्रश्न हमारा आ गया है, विश्व टेलीविजन दूरदर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दूरदर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सभी अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जिसको आ रहा है जल्दी से जल्दी। और साथ में अपनी नोटबुक और पेन ध्यान से लेके बैठ जाना साथ में, क्योंकि ये सभी हम नोट करते जाएंगे साथ साथ में। तो इसका उत्तर रहेगा 21 नवंबर। 21 नवंबर को हर वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व दूरदर्शन दिवस भी कहते हैं। 21 नवंबर को मनाया जाता है और इसको क्या कहते हैं? विश्व दूरदर्शन दिवस, दूरदर्शन दिवस भी कहा जाता है। और 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी कि ये कब मनाया जाएगा? 21 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाएगा? विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाएगा। और ये कौन से नंबर का है? 27वें नंबर का क्या है? ये दिवस मनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो भी टेलीविजन होती है उसके माध्यम, यानी एक संचार का माध्यम है टेलीविजन, जिससे कि शिक्षा हो गई, मनोरंजन हो गया, कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी हो गई, उन सभी का क्या होता है? प्रसारण होता है। क्या होता है? प्रसारण होता है, चाहे वह रिकॉर्डेड हो चाहे वह लाइव हो। जल्दी से जल्दी नोट कर लेंगे सभी, ये सभी को नोट कर लेंगे। 21 नवंबर को मनाया जाता है, इसको विश्व दूरदर्शन दिवस भी कहते हैं। दोबारा रिवाइज करेंगे। इसे विश्व दूरदर्शन दिवस कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई। और इसका प्रसारण होता है किसका? शिक्षा का हो गई, मनोरंजन हो गया, कोई भी राजनीतिक कोई भी गतिविधि हो गई, राजनीतिक कोई भी गतिविधि हो गई, उस सभी का क्या होता है? प्रसारण होता है। ये किसका माध्यम है? मैंने आपको बताया था, ये संचार का माध्यम है, जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, जैसे आप क्लास को देख पा रहे हैं, किसकी वजह से ये संभव हुआ है? इंटरनेट की वजह से, यानी कि नेटवर्क की वजह से। इसकी वजह से, किसकी वजह से संभव हुआ है? नेटवर्क की वजह से। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 18 नवंबर, 22 नवंबर, 30 नवंबर और 30 नवंबर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। तो विश्व मत्स्य दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। 21 नवंबर को पूरे विश्व में, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी के तंत्र को एक स्वस्थ बनाना और उसमें जो मछुआरे होते हैं उनके मत्स्य पालन
को बढ़ावा देना और उनकी जीविका देना या उनका रोजगार प्रदान करना। क्या है उनको? एक तो स्वस्थ पारिस्थितिकी स्वस्थ समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना है। और दूसरा लक्ष्य लिखेंगे इसका, जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे या मछुआरा समुदाय होता है, उनको जीविका यानी कि उनकी आजीविका का साधन बनाना व रोजगार उपलब्ध करवाना। क्या है? उनको आजीविका प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध करवाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और आपको बता दूं कि 10 जुलाई को हमारे देश में हर वर्ष क्या मनाया जाता है? मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय। नोट करेंगे सभी, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि क्या है? मछुआरा समुदायों के द्वारा अपने मत्स्य पालन को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को, अपने समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। और यहाँ पर मत्स्य शब्द आ गया तो आपने देखा होगा कि मत्स्य क्रांति किससे संबंधित है? बताइए सभी, मत्स्य क्रांति है किससे? मत्स्य जो क्रांति है वो किससे है? मत्स्य पालन किस क्रांति से संबंधित है? सॉरी, ये पालन आएगा। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। किससे? नीली क्रांति से संबंधित है। ये जल्दी से जल्दी उतार लेंगे सभी। और कमेंट बॉक्स होता है, उसमें जल्दी से जल्दी आप हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया करो। अगला प्रश्न आएगा हमारा, तो हमारा 3 नंबर प्रश्न रहेगा कि राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन देखेंगे 15 से 21 नवंबर, बी ऑप्शन है 16 से 22 नवंबर, और सी ऑप्शन है 17 से 23 नवंबर, और डी ऑप्शन है 18 से 24 नवंबर। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 15 से 21 नवंबर, यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि कब से कब तक मनाया जाएगा? 15 से 21 नवंबर। इसमें क्या है कि नवजात शिशु यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, साथ में नोट कर लेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नवजात शिशु हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी नवजात शिशु हैं, उनके स्वास्थ्य की तो एक तो देखभाल, उनकी देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जागरूकता किसमें बढ़ाई जाएगी? यानी कि जो बच्चों के माता पिता हैं, उनकी मम्मी हो गई, पापा जी हो गए, तो राष्ट्रीय नवजात शिशु यानी कि उनकी देखभाल करना, किसके प्रति जागरूकता बढ़ानी? बच्चों के प्रति, यानी उनकी देखभाल की जागरूकता बढ़ानी है। किसमें जागरूक किया जाएगा? मम्मी को, पापा को, उनके दादा दादी को, जो भी बच्चों को संभालते हैं, उनको क्या किया जाएगा? भाई बहन भी आ सकते हैं, उनको क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा। और साथ में ही इसका क्या पर्पज है, उद्देश्य क्या है इसका?
मेन हेडिंग में लिख लेंगे इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों के जो स्वास्थ्य विकास है, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है, बच्चों का सही ढंग से हो सके, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं से क्या किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। और साथ में इसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आप नोट कर लेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवजात शिशुओं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार कर इसको इधर लिख लेंगे, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। तो इससे जुड़ा एक सवाल और भी है कि शिशु आ गया, तो जब ये शिशु बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये बाल हो जाता है। क्या हो जाता है, बाल। तो अभी हाल ही में 14 नवंबर को क्या मनाया गया है, बाल दिवस मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है, नेहरू, जो हमारे पूर्व क्या है, पीएम पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू है उनका नाम पूरा। और उन्होंने कब से स्टार्ट किया था, ये 1964 से स्टार्ट किया था। अब की बार की जो थीम है बाल दिवस की, इसको नोट कर लेंगे आप एक बार, ये आपने लिख लिया होगा, तो आपको मैं थीम लिखवा देता हूँ अब की बार बाल दिवस की। तो इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ये इसकी क्या है, थीम है। किसकी थीम है ये है बाल दिवस की थीम है। तो आपने ये अच्छी तरह उतार लो नोटबुक में। फिर अगला प्रश्न रहेगा हमारा 4 नंबर का। हमारा जो चौथा प्रश्न है, देखिए, कितने रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए विशेष वॉस्ट्रो खाते खुले हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कितने खाते खोले हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो खाते खोले हैं कितने, 9 खाते खोले हैं। खोले किसने हैं, वो खोले हैं रूस ने। रूस ने खोले हैं, यानी कि रूसी बैंकों ने खोले हैं, तो रूस होगा। ये खोला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो बैंक है आरबीआई बैंक की अनुमति मिलने के बाद क्या खोले गए हैं, वॉस्ट्रो खाते खोले गए हैं। अब वॉस्ट्रो शब्द आ गया तो इसका अर्थ क्या होता है, आरबीआई बैंक की अनुमति के बाद ही क्या खोले गए हैं, वॉस्ट्रो खाते खोले गए हैं। यानी कि जो रूसी बैंक है, रूसी बैंक। अब वॉस्ट्रो का हम अर्थ बताते हैं आपको, अर्थ क्या है इसका। रूसी बैंक एक दूसरे बैंक के द्वारा खाता खोलना या रखना, ये क्या कहलाता है, वॉस्ट्रो खाते होते हैं। अब वॉस्ट्रो खाते यानी कि अब दो देश जब आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, तो उसमें किसका प्रयोग होगा, व्यापार में, यानी जो ट्रेड होगा, व्यापार यानी कि आयात निर्यात होगा दोनों देशों के मध्य, वो किसमें होगा, रुपए में होगा। किसमें होगा, तो रुपए के माध्यम से होगा, रुपए के माध्यम से होगा। अब साथ में थोड़ा भौगोलिक नजर डाल लेते हैं। रूस हाल ही में अभी यूक्रेन विवाद दोनों ये क्या है, आपस में चर्चा में है। तो रूस व्लादिमीर पुतिन
और वहाँ के हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि वहाँ के 2 क्षेत्र हैं उनके ऊपर क्या करना चाहते हैं, कब्जा। उनका मतलब आपस में क्राइसिस चलता रहता है। पहले हमने देखा था कि अफगानिस्तान में क्राइसिस था और गाजा पट्टी इसराइल के बीच में भी क्राइसिस चलता रहता है। हमारा जो इधर नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उसका चलता रहता है क्राइसिस। हमारा पीओके भारत को लेके हमारा विवाद पाकिस्तान के साथ चलता रहता है और चाइना का ताइवान के साथ है। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं विश्व के पटल पर जिनका अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं खोजा गया है। लेकिन युद्ध ही एक विकल्प नहीं है। युद्ध के अलग है, इसको हम टेबल के ऊपर भी इसको समझा सकते हैं। टेबल पर बैठकर भी इसका क्या किया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, वोस्टो खाते रूसी बैंकों ने खोले हैं। कितने खोले हैं? संख्या है 9। आरबीआई बैंक की अनुमति के बाद ही खाते खोले गए हैं। और वोस्टो का मतलब क्या होता है? रूसी बैंक एक दूसरे बैंक के द्वारा खाता खोलना या रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यापार जो रूस और भारत के मध्य होगा वो रुपए के माध्यम से होगा, यानी कि रुपयों में क्या होगा, व्यापार होगा। तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में और ये प्रश्न आया नहीं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है शाहरुख खान और तीसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा और डी ऑप्शन है पीवी सिंधु। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपना जवाब दीजिए, जुड़िए सभी जल्दी से जल्दी। तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाया था भारत के लिए वो कौन है? वो है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। इसके भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और अब इस प्रश्न में आगे बात कर लेते हैं कि जो विराट कोहली है, हमने कल भी बात की थी कि टी20 वर्ल्ड कप में सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 4000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 4000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। और आगे देख लेते हैं, डी ऑप्शन में है हमारे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 2016 का जो चीन ओपन हुआ था, कौन सा? चीन ओपन का जो खिताब है वो जीता था। किसने जीता था? वो पीवी सिंधु ने खिताब जीता या अपने नाम किया। कब का? 2016 का चीन ओपन। तो बताइए पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु है बैडमिंटन। किससे हैं? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है पीवी सिंधु? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और आपको पता होगा शाहरुख खान, जो कि किंग्स खान के नाम से भी फेमस है। ये क्या है? एक भारतीय अभिनेता है, बॉलीवुड में भारतीय अभिनेता है जो बहुत सारे फिल्मों के क्या है, प्रोड्यूसर भी हैं और अभिनेता के रोल में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा 6 नंबर का, इसको उतार ले जल्दी से जल्दी।
आज अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? कौन सा खिलाड़ी है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब छापो। तो इसका उत्तर रहेगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में अगले वर्ष होने वाले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो वो है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर, इनकी औसत क्या है? जब ये खेलते हैं क्रिकेट में तो इनकी औसत है 40.53 की औसत है और 71 स्ट्राइक रेट क्या है इसकी? स्ट्राइक रेट है 71.3 की स्ट्राइक रेट है। आपको पहले बताया था कि T20 जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कब होगा? 2024 में कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। कहाँ होगा? श्रीलंका में। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है वो कहाँ होंगे? अमेरिका में होंगे। कहाँ होंगे? अमेरिका में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा 7 नंबर का, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? यहाँ पर किसे आएगा ये जानिए है। अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला है पीवी सिंधु, दूसरा है अंशुला शरत कमल, तीसरा है मैरी कॉम और डी ऑप्शन में है मीराबाई चानू। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है। और आपको पता होगा मैरी कॉम क्या है? एक ओलंपिक पदक विजेता भी है। और अंशुला शरत कमल को इसका क्या चुना गया है? यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट का क्या चुना गया है? उपाध्यक्ष चुना गया है, जो कि किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। और मैरी कॉम क्या है? ओलंपिक पदक विजेता है। और 10 दिसंबर यानी कि आने वाले 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ की जो कार्यकारिणी उसके क्या होंगे? चुनाव है। क्या है? चुनाव। क्या है? चुनाव है। क्या है? चुनाव है। 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ का क्या है? चुनाव है। तो 2 नाम और नोट कीजिएगा, गगन नारंग और पीवी सिंधु। ये ऊपर वाला नाम नोट कर लीजिएगा, पीवी सिंधु को क्या चुना गया है? ये इसके क्या है? अभी हाल ही में उम्मीदवार है। किसके? भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट के क्या है? उम्मीदवार चुने गए हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी उतार लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। 8 नंबर का जो प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स सार्वजनिक हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों यानी कि सॉन्ग क्या लगा दिया? उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या है? पंजाब। पंजाब इसका उत्तर रहेगा। और
इसमें ये बताया गया है कि जो हाल ही में 3 महीने के भीतर यानी कि 3 माह के भीतर जितने भी हथियार क्या किए गए हैं, लाइसेंस के निर्देश दिए गए हैं भाई हथियारों के, उन सभी को बंद करने का निर्देश निकाला गया है, यानी कि उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है। और साथ में ही इसका एक यह भी मोटो है, यानी कि इसका उद्देश्य यह लेकर चल रही है गवर्नमेंट कि जो वहां के जो लोग हैं भड़काऊ बयान देते हैं, कोई भी भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देने वाले मतलब किसी भी संस्था के खिलाफ या किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ कोई भड़काऊ बयान देगा तो उसके खिलाफ क्या करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। क्या होगी? एफआईआर, यानी कि रिपोर्ट दर्ज होगी। और आपको पता है कि हाल ही में भारतीय राज्य ने फायरआर्म के सार्वजनिक हथियारों का महिमा मंडन करने वाले यानी खुलेआम उन गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया? ये पंजाब सरकार ने लगाया है। तो हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा, ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश कौन बना है? तो हमारे 4 ऑप्शन है। पहला हमारा ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है डी नंबर का पाकिस्तान। तो ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली यानी कि बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाना है, यानी कि वहां के समुदायों को, वहां के लोगों को, वहां की संस्थाओं को, वहां की बैंकों को ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? पाकिस्तान। कौन सा बना है? पाकिस्तान 2027 से क्या करेगा, यानी कि ब्याज मुक्त क्या देगा? ऋण उपलब्ध करवाएगा। किसको करवाएगा? वहां की कोई भी संस्था हो गई, वहां के लोग हो गए, जो वहां की जनता है, और वहां की कोई भी कंपनी हो गई, इनको क्या करवाएगी? ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। और ये है जो ब्याज मुक्त प्रणाली है वो किससे वो ली गई है? इस्लामिक कानून से। इस्लामिक से ग्रहण की गई, यानी कि इसमें मोटो यह है कि जो वहां का मुसलमान समुदाय है उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना इसका क्या है? उद्देश्य है। ये कब से स्टार्ट होगी? 2027 से। दारुल जल्दी से जल्दी रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है? हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। अरविंद बिरवानी को, बी ऑप्शन है एन.के. सिंह को, सी ऑप्शन है दुहरी सुब्बा राव और डी ऑप्शन है विशाल नारायण। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। तो इसका उत्तर होगा अरविंद बिरवानी। अरविंद बिरवानी को हाल ही में क्या किया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा नीति आयोग यानी कि योजना आयोग की जगह योजना आयोग यानी कि 1950 के स्थान पर 2015 में क्या लाई गई थी? नीति आयोग लाई गई थी। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग को लाया गया था। और आपको बता दूं कि अरविंद बिरवानी जो कि वित्त मंत्रालय, भारत के वित्त मंत्रालय में क्या रह चुके हैं? मुख्य आर्थिक, साथ नोट कर लेंगे, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। और मौद्रिक नीति, जो हमारी मौद्रिक नीति है, ये मौद्रिक नीति है
इसको बनाने में क्या किया गया था? आरबीआई में मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। तकनीकी सलाहकार, ये दिखाई दे रहा है आपको सभी को? यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को? तो अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में हम 2 मिनट चर्चा करेंगे छोटी सी। आप जल्दी से जल्दी इसको उतार दीजिए, नोटबुक में उतार लिए होंगे आपने, सभी प्रश्न नोट कर लिए होंगे। और हम देखेंगे 22 नवंबर 2022 से जुड़ा जो भी इतिहास है, यानी कि इन दिनों से जुड़ा हुआ इतिहास है, वो हम देखेंगे। 1956 में शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी मनाने की, और 1962 में भारत चीन सीमा विवाद, इंडिया और चीन सीमा विवाद, पाकिस्तान सॉरी, के दौरान जो भी संघर्ष विराम पर क्या किया था? चीन ने किया था। किसका ऐलान किया था इसने? संघर्ष विराम, यानी युद्ध को रोकने का घोषणा की थी, युद्ध को रोकने की। और 1970 में भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का क्या हुआ था? निधन हुआ था, जिसको शॉर्ट में सीवी रमन भी कहा जाता है। और उन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया था। क्या दिया था? रमन इफेक्ट, जिसको रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि प्राप्त की थी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।